नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक अहम पर अक्सर अनदेखे पहलू पर रोशनी डालते हैं। मेरा मतलब है समुद्र के नीचे लड़ी गई खुफिया जंग। माहौल काफी तनावपूर्ण था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां संकट गहराता जा रहा था। लाखों शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ रहे थे और भारत पर दबाव था, मतलब हस्तक्षेप करने का। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी। समुद्र एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा था, खासकर पाकिस्तान के लिए। क्योंकि देखिए, एयर स्पेस तो बंद था, तो पूर्वी पाकिस्तान तक उनकी सेना, हथियार, रसद सब कुछ पहुंचाने का मुख्य रास्ता समुद्री ही था। आज हम इन स्रोतों के आधार पर इसी समुद्री मोर्चे पर हुई कुछ हैरत अंगेज खुफिया चालों पर बात करेंगे, गुप्त ऑपरेशनों और एक एक बहुत ही नाटकीय पनडुब्बी मिशन का विश्लेषण करेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे सतह के नीचे चली इस दिमागी जंग ने शायद युद्ध के नतीजे को ही बदल दिया। तो चलिए इन स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं और 1971 की उस अनदेखी समुद्री जंग की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन एक्स की। नाम तो सुनने में ही किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। ये था क्या असल में और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, तो जैसा स्रोत बताते हैं, पाकिस्तान जो था वो लगातार समुद्री जहाज़ों से पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। अब भारत के लिए मुश्किल ये थी कि वो सीधे इन जहाज़ों पर हमला नहीं कर सकता था। हाँ, वो तो फिर खुली जंग हो जाती। बिल्कुल, वो युद्ध की घोषणा मानी जाती, जिसके लिए शायद भारत उस वक्त पूरी तरह तैयार नहीं था, या कह सकते हैं सही समय का इंतजार कर रहा था। इसलिए एक गुप्त तरीका निकाला गया पाकिस्तान की इस सप्लाई लाइन को तोड़ने का। दिलचस्प। तो क्या योजना थी? कैसे किया ये सब? योजना काफी साहसिक थी। पश्चिम बंगाल में प्लासी के पास एक गुप्त जगह चुनी गई। कोड नेम रखा गया C2P। C2P। यहाँ लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास जैसे भारतीय नौसेना के अधिकारियों की देखरेख में एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप बनाया गया। अच्छा। इस कैंप में पूर्वी पाकिस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब मुक्ति बाहिनी, हाँ, मुक्ति बाहिनी। उनके सबसे काबिल लड़ाकों को खास ट्रेनिंग दी गई। किस तरह की ट्रेनिंग थी ये? क्या उन्हें मतलब समुद्री कमांडो बना रहे थे? बिल्कुल, आप सही समझी। उन्हें रात के घने अंधेरे में तैरना सिखाया गया, दुश्मन के जहाजों तक चुपके से पहुंचना और उन पर मैग्नेटिक लिम्पिड माइंस लगाना। ओह, लिम्पिड माइंस। हाँ, ये खास तरह की माइंस होती हैं, चुंबक की तरह चिपक जाती हैं जहाज से और फिर एक तय समय बाद फट जाती हैं, या डेटोनेटर से जहाज में छेद हो जाता है या वो डूब भी सकता है। उन्हें रात में दिशा पता लगाने की, मतलब नाइट नेविगेशन की भी ट्रेनिंग दी गई थी। सोचकर ही रोमांच हो रहा है। और फिर ये ऑपरेशन शुरू कैसे हुआ? मतलब सिग्नल कैसे दिया गया होगा? सब कुछ गुप्त रखना था। इसका तरीका तो वाकई बहुत अनोखा था, जैसा स्रोतों में लिखा है। 15 अगस्त 1971 की रात को ऑल इंडिया रेडियो पर एक खास समय पर 2 गाने बजाए गए, जो पहले से तय थे। गाने रेडियो पे? हाँ, यही गाने उन ट्रेन कमांडोज के लिए सिग्नल थे कमाल है कि ऑपरेशन एक्स अब शुरू हो चुका है। रेडियो गानों से ऑपरेशन का सिग्नल। तो क्या ये तरकीब काम कर गई? इसका असर क्या हुआ फिर? हाँ, ये तरकीब काम कर गई। सिग्नल मिलते ही मुक्ति बाहिनी की टीमें एक्शन में आ गईं। उन्होंने चिटगांव, मोंगला, चांदपुर, नारायणगंज जैसे जो अहम बंदरगाह थे या नदी के रास्ते थे, वहां खड़े या आते जाते पाकिस्तानी और विदेशी जहाजों पर जो पाकिस्तान के लिए सामान ला रहे थे, उन पर चुपके से लिम्पिड माइंस लगा दी। 16 अगस्त को एक साथ कई धमाके हुए। बाप रे। MV अल अब्बास, MV हॉर्मुज जैसे बड़े जहाज या तो डूब गए या बुरी तरह डैमेज हो गए। एक अनुमान है कि इस ऑपरेशन में करीब 19,000 टन पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद, सप्लाई सब नष्ट हो गया। 19,000 टन? हाँ, हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग स्रोतों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान तो हैरान रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हमले कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। शुरू में उन्हें लगा कि ये मुक्ति बाहिनी की छोटी मोटी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरह से हमले हुए, उनका पैमाना देखकर उन्हें शक होने लगा कि इसके पीछे भारत का हाथ है। बाद में 2 दिसंबर 1971 का एक CIA मेमोरेंडम है, जो डीक्लासिफाइड है, उससे पता चलता कि अमेरिका को भी यकीन हो गया था कि भारत ही मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है। यानी बिना सीधी लड़ाई के ही पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को बहुत बड़ा झटका दिया जा रहा था। लेकिन ये तो हुई गुप्त कार्रवाई। भारतीय नौसेना के पास एक बड़ा हथियार भी था, जो खुले तौर पर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द था। INS विक्रांत, विमान वाहक पोत। उसकी क्या भूमिका थी?
आईएनएस विक्रांत वो तो उस समय भारतीय नौसेना की शान था, सबसे बड़ा हथियार। अब उसे समझिए कि समुद्र में तैरता एक छोटा एयरफील्ड, हाँ। जिस पर करीब 20-25 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते थे, सी हॉक जेट्स, एलिजे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। ये अकेले ही बंगाल की खाड़ी में मतलब शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में कर सकता था। लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि विक्रांत पूरी तरह फिट नहीं था, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं। हाँ, ये बात सही है। विक्रांत में कुछ बड़ी मरम्मतें होनी थी। उसका जो स्टीम कैटापल्ट लॉन्चर था, जिससे विमान उड़ते हैं, उसमें दिक्कत थी। अच्छा। मतलब विमानों को पूरी क्षमता से या तेजी से लॉन्च करने में परेशानी आ सकती थी। हम्म। और उसके कुछ बॉयलरों के वाटर ड्रम में दरारें थीं। उनके रिप्लेसमेंट पार्ट्स ब्रिटेन से आने थे और उसमें महीनों या साल भी लग सकते थे। ओह, तो इन दिक्कतों की वजह से नेवी में ही कुछ सीनियर अधिकारी थे जो उसे युद्ध से दूर सुरक्षित रखना चाहते थे। तो फिर उसे युद्ध में इस्तेमाल करने का फैसला कैसे हुआ? इतना बड़ा जोखिम? ये फैसला तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल एसएम नंदा और पूर्वी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे, वाइस एडमिरल एन कृष्णन, उनका था। उनका मानना था कि अपने सबसे ताकतवर जहाज को सिर्फ इसलिए किनारे खड़ा रखना कि इसमें कुछ दिक्कतें हैं, ये सही रणनीति नहीं है। बात तो सही है। उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इंजीनियरों ने दिन रात काम किया, जुगाड़ से बॉयलरों को काम करने लायक बनाया, कैटापल्ट की भी मरम्मत की। फिर विक्रांत को पहले कोच्चि भेजा, फिर मद्रास या चेन्नई, और आखिर में पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? उनके लिए विक्रांत का पूर्वी तट पर आना क्या मायने रखता था? विक्रांत के पूर्वी तट पर आने की खबर ने पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर में खलबली मचा दी। अच्छा। हाँ, उन्हें पता था एयर स्पेस बंद है, समुद्र में ऑपरेशन एक्स जैसे हमले हो रहे हैं। अब अगर विक्रांत बंगाल की खाड़ी में आकर समुद्री नाकाबंदी कर दे, मतलब नेवल ब्लॉकेड, तो पूर्वी पाकिस्तान तक रसद और फौजी मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाता। उन्हें साफ दिख रहा था कि इससे पूर्वी पाकिस्तान का पतन तो निश्चित है। इसलिए उनके लिए अब विक्रांत को डुबोना या किसी तरह निष्क्रिय करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। विक्रांत जैसे बड़े जहाज को डुबोने के लिए पाकिस्तान के पास क्या विकल्प थे? उन्होंने क्या योजना बनाई फिर? देखिए, पाकिस्तान के पास उस समय कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं। उनके पास 4 पनडुब्बियां थीं। 3 फ्रेंच क्लास की छोटी पनडुब्बियां थीं, हैंगर, मैंग्रोव और शुशुक। वो कराची से बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर करके विक्रांत पर हमला करने में सक्षम नहीं थी। अच्छा। लेकिन उनकी चौथी पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी। गाजी? हाँ, ये अमेरिका से लीज पर ली गई एक लंबी दूरी की टैंक क्लास सबमरीन थी। पहले अमेरिकी नौसेना में थी, यूएसएस डियाब्लो नाम से, और इसे 1963 में खास तौर पर भारत के आईएनएस विक्रांत के जवाब के तौर पर ही पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि गाजी भी 1971 तक काफी पुरानी हो चुकी थी। उसमें कई तकनीकी समस्याएं थीं, खासकर उसके पुराने मार्क 14 टॉर्पीडोज के साथ। अच्छा, मतलब वो भी परफेक्ट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ समय पहले ही एक मिशन के दौरान उसमें खराबी आई थी, उसे वापस बुलाना पड़ा था। इसलिए पाकिस्तानी नौसेना के कुछ अधिकारी इसे इतने लंबे और जोखिम भरे मिशन पर भेजने के हक में नहीं थे। अच्छा, तो मतलब गाजी पहले से ही थोड़ी कमजोर हालत में थी जब उसे इतने अहम मिशन पर भेजा गया? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप विक्रांत के खतरे को लेकर इतनी चिंतित थी कि उन्होंने गाजी को ही भेजने का फैसला किया। कमांडर जफर मोहम्मद खान, जो अनुभवी थे, 1965 युद्ध में गाजी पर टॉर्पीडो ऑफिसर रह चुके थे, उन्हें 8 नवंबर 1971 को इस बहुत अहम मिशन के लिए गाजी का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। 14 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी 11 अधिकारियों और 82 सेलर्स यानी कुल 93 क्रू मेंबर्स के साथ कराची बंदरगाह से चुपचाप अपने मिशन पर निकल पड़ी। क्या क्रू को पता था कि उनका मिशन क्या है जब वो निकले? निकलने से पहले पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। मिशन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। उन्हें बस नेवल हेडक्वार्टर्स से कुछ सील्ड लिफाफे दिए गए थे। अच्छा, लिफाफे? हाँ, जिन्हें बीच समुद्र में एक निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के बाद या हेडक्वार्टर से संपर्क टूटने की स्थिति में ही खोलने का निर्देश था। तब तक उन्हें शायद यही बताया गया होगा कि उन्हें बंगाल की खाड़ी में पेट्रोलिंग करनी है और विक्रांत पर नजर रखनी है। उन सीलबंद लिफाफों में आखिर क्या आदेश थे? जब कमांडर जफर ने उन लिफाफों को खोला तो उसमें 2 मुख्य उद्देश्य साफ तौर पर लिखे थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, मद्रास के पास आईएनएस विक्रांत का पता लगाना और उसे टॉर्पीडो से हमला करके डुबो देना। बाप रे, सीधा डुबो देना? हाँ, और दूसरा, अगर किसी कारण विक्रांत नहीं मिलता है या उसे डुबोना संभव नहीं हो पाता, तो फिर विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहरी चैनल में समुद्री माइंस बिछाना,
माइंस बिछाना विशाखापट्टनम में। हाँ, ये दूसरा काम शायद ऑपरेशन एक्स का बदला लेने और भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के ऑपरेशन को बाधित करने के मकसद से जोड़ा गया था। भारत को कैसे पता चला कि गाजी इतने खतरनाक इरादे से आ रही है? क्या वो पाकिस्तानी सिग्नल पकड़ रहे थे? हाँ, भारतीय नौसेना की जो सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट थी, वो पाकिस्तान के नौसैनिक कम्युनिकेशन पर लगातार नजर रखे हुए थी। उनके पास उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड रेडियो डायरेक्शन फाइंडर (RDF) सिस्टम था। RDF? हाँ, अच्छा। हाँ, ये सिस्टम एन्क्रिप्टेड मैसेज को डिकोड तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये बता सकता था कि सिग्नल किस दिशा से आ रहा है, कितनी पावर का है, एंटीना किस तरह का है। उन्होंने ट्रैक किया कि एक पनडुब्बी जिसकी सिग्नल प्रोफाइल मतलब फ्रीक्वेंसी, पावर, एंटीना पैटर्न गाजी से मैच करती थी, वो अरब सागर से निकलकर धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है और बीच बीच में कराची हेडक्वार्टर को छोटे छोटे एन्क्रिप्टेड बर्स्ट मैसेज भेज रही है। इसी दौरान एक और अहम खुफिया जानकारी मिली। पूर्वी पाकिस्तान के चिटगांव बंदरगाह से एक खास किस्म के हाई स्पेसिफिकेशन लुब्रिकेंट ऑयल की तत्काल मांग की गई। ल्यूब्रिकेंट ऑयल? हाँ, ये ऑयल आमतौर पर पनडुब्बियों या माइन स्वीपर जहाज़ों में ही इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसी है रॉ, उनके एजेंट्स ने कराची बंदरगाह पर कुछ असामान्य गतिविधियां भी देखी। जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की तैनाती, जहाज़ों की आवाजाही में बढ़ोतरी, ये सब रिपोर्ट किया था। तो ये सब खुफिया कड़ियां जुड़ रही थीं गाजी के आने की? बिल्कुल। इन सभी जानकारियों को जब एक साथ रखा गया तो वाइस एडमिरल कृष्णन और भारतीय नौसेना के अधिकारियों को पूरा यकीन हो गया कि PNS गाजी INS विक्रांत को डुबोने के मिशन पर बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो चुकी है और संभवतः मद्रास की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें शायद विक्रांत की आखिरी ज्ञात लोकेशन वहीं की पता थी। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति बन गई। जब पता चला कि गाजी मद्रास के पास हो सकती है, तो विक्रांत को बचाने के लिए क्या किया गया? वो तो वहीं था। नहीं, यहीं पर वाइस एडमिरल कृष्णन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जैसे ही मद्रास के पास ट्रेंड मछुआरों ने समुद्र में किसी बड़ी पनडुब्बी के निशान, जैसे तेल का रिसाव या स्नॉर्कल मास्ट के दिखने की अपुष्ट खबरें दी। अच्छा, मछुआरों ने? हाँ, कृष्णन सतर्क हो गए। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। INS विक्रांत को तुरंत मद्रास से रवाना होने और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक गुप्त अनजान नौसैनिक अड्डे पर जाने का आदेश दिया। कोडनेम रखा गया था पोर्ट एक्सरे। पोर्ट एक्सरे? हाँ, ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत अच्छी थी। आबादी से दूर, साफ पानी, पनडुब्बी का पता लगाना आसान और बंगाल की खाड़ी के एक्शन पॉइंट के करीब। विक्रांत को तो सुरक्षित हटा लिया, लेकिन गाजी को कैसे भटकाया? उसे कैसे यकीन दिलाया गया कि विक्रांत वहीं आसपास है या कहीं और जा रहा है? इसके लिए एडमिरल कृष्णन ने एक मल्टी लेयर धोखे का जाल बिछाया। पहला कदम, उन्होंने जानबूझकर मद्रास नेवल बेस से ऐसे रेडियो संदेश प्रसारित करवाए जो बहुत हल्के एन्क्रिप्शन वाले थे, ताकि पाकिस्तान सुन ले। बिल्कुल, जिन्हें पाकिस्तानी सिग्नल इंटेलिजेंस आसानी से इंटरसेप्ट और डिकोड कर सकती थी। इन संदेशों में ऐसी बातें थीं जिनसे लगे कि INS विक्रांत अभी भी मद्रास के आसपास ही ऑपरेट कर रहा है या शायद मरम्मत के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह की ओर जा रहा है। और वो सब्जियों वाले ऑर्डर वाला मशहूर किस्सा, क्या वो भी इसी जाल का हिस्सा था? हाँ, वो उस धोखे की योजना का एक बहुत ही क्रिएटिव हिस्सा था। एडमिरल कृष्णन ने विशाखापत्तनम में नेवल बेस इंचार्ज को निर्देश दिया कि वो स्थानीय सप्लायर्स को बहुत बड़ी मात्रा में ताज़ी सब्जियां, फल, अंडे, ब्रेड राशन का ऑर्डर दें। इतनी बड़ी मात्रा में? हाँ, इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई का ऑर्डर आमतौर पे तभी दिया जाता है जब कोई बहुत बड़ा जहाज जैसे कि INS विक्रांत, जिसमें सैकड़ों क्रू मेंबर्स हों, बंदरगाह पे आने वाला हो। तो इसका मकसद था कि स्थानीय जासूसों को गुमराह किया जा सके। एकदम सही। विशाखापत्तनम में जो लोकल पाकिस्तानी जासूस थे, मुखबिर थे, उन तक जब ये खबर पहुंची कि नेवी ने अचानक एक बड़े जहाज के लिए भारी मात्रा में राशन मंगवाया है, तो उन्हें यकीन हो गया कि विक्रांत विशाखापत्तनम ही आ रहा है। उन्होंने फौरन ये पुख्ता खुफिया जानकारी अपने आकाओं यानी पाकिस्तान पहुंचा दी। और पाकिस्तान इस जाल में फंस गया। उन्हें लगा विक्रांत विशाखापत्तनम में है। लगता तो यही है। जब पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स को भारत के फेक रेडियो संदेशों और अपने स्थानीय जासूसों की रिपोर्ट दोनों से एक ही बात पता चली, तो उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि विक्रांत या तो विशाखापत्तनम बंदरगाह में है या वहीं जा रहा है। नतीजतन 25 नवंबर 1971 की रात करीब 11 बजे उन्होंने PNS गाजी को एक एन्क्रिप्टेड संदेश भेजा, जिसमें शायद कहा गया था, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विथ फुल डिस्पैच,
इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। अच्छा। जोन विक्ट्री संभवतः विशाखापट्टनम के आसपास के समुद्री इलाके का कोड नेम था। ये संदेश मिलते ही कमांडर जफर खान ने गाजी को तुरंत मद्रास के इलाके से मोड़ा और पूरी गति से विशाखापट्टनम की ओर चल दिया, जो वहां से लगभग 340 नॉटिकल मील दूर था। काफी दूर। हाँ, इस बार विशाखापट्टनम के पास भारतीय नौसेना की निगरानी ज्यादा मजबूत होने का अंदेशा था, तो गाजी ने पूर्ण रेडियो साइलेंस बनाए रखा, मतलब कोई सिग्नल भेजना बंद कर दिया। तो गाजी 27 नवंबर की रात विशाखापट्टनम के पास पहुंच गई, लेकिन विक्रांत तो वहां था ही नहीं। अब क्या हुआ? गाजी 27 नवंबर की रात करीब 10 बजे विशाखापट्टनम के बाहरी हार्बर इलाके में पहुंची। कमांडर जफर ने पनडुब्बी को पेरिस्कोप डेप्थ पर लाकर बंदरगाह और आसपास के इलाके में विक्रांत की तलाश शुरू की। कई घंटे बीत गए, लेकिन विक्रांत का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। मिलना भी नहीं था। हाँ, जब ये साफ हो गया कि विक्रांत वहां नहीं है, तो कमांडर जफर ने अपने मिशन के दूसरे उद्देश्य पर अमल करने का फैसला किया। विशाखापत्तनम बंदरगाह के मुख्य जहाजी रास्ते, मतलब मेन चैनल में समुद्री माइंस बिछाना। क्या वो माइंस बिछा पाया? उसने माइंस बिछाने का काम शुरू किया। स्रोतों के अनुसार उसने कम से कम एक माइन सफलतापूर्वक बिछा दी। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये माइन युद्ध खत्म होने के काफी बाद 1972 में किसी समय अपने आप फटी थी। अरे। हाँ, लेकिन जब वो दूसरी माइन बिछाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी पेरिस्कोप टीम ने बंदरगाह के अंदर से एक जहाज को बाहर आते हुए देखा। उन्हें शायद लगा कि ये विक्रांत हो सकता है, पर असल में वो INS मगर था, एक भारतीय लैंडिंग शिप टैंक। शायद रूटीन पेट्रोलिंग या मरम्मत के लिए बंदरगाह से निकल रहा था। INS मगर को देखकर गाजी ने क्या किया? यहीं पर मतलब स्थिति बिगड़ी। शायद गाजी के क्रू ने सोचा कि जब तक INS मगर पास आएगा, तब तक वे दूसरी माइन बिछाकर निकल जाएंगे। लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। INS मगर उनकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से उनकी तरफ आ गया। आखिरी पलों में सीधी टक्कर से बचने के लिए गाजी को तेजी से बाएं ओर मुड़कर एक इमरजेंसी क्रैश डाइव लगानी पड़ी। इस अचानक और तेज गोते के कारण वो जो 2400 टन से ज्यादा वजनी पुरानी गाजी पनडुब्बी थी, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो तेजी से नीचे जाते हुए सीधे समुद्र की तलहटी से जोर से जा टकराई। इस टक्कर से पनडुब्बी का अगला हिस्सा मतलब बो सेक्शन बुरी तरह डैमेज हो गया। वो शायद तलहटी की कीचड़ में धंस गई और वहीं फंस गई नीचे। हाँ, इस टक्कर या फंसने के झटके से संभवतः उसकी टॉर्पीडो ट्यूब्स में भी कोई खराबी आ गई या वो जाम हो गई। बाप रे। तो गाजी वहीं समुद्र तल पर फंसी रह गई और किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, ऐसा लगता है कि गाजी लगभग 3 दिनों तक, संभवतः 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक विशाखापत्तनम के बाहरी हार्बर में समुद्र तल पर फंसी रही। क्योंकि उसने रेडियो साइलेंस बनाए रखा था, तो पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर्स का उससे संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। जब गाजी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो उन्होंने शायद यही मान लिया कि वो किसी दुर्घटना का शिकार होकर मिशन फेल होने के साथ डूब गई है। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को भी गाजी की सटीक लोकेशन का पता नहीं था। उन्हें अंदेशा तो था कि गाजी विशाखापत्तनम के आसपास हो सकती है, इसलिए तो जाल बिछाया था। हाँ। लेकिन ये नहीं पता था कि वो क्षतिग्रस्त होकर फंसी हुई है। इसी अनिश्चितता और बढ़ते तनाव के बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई पश्चिमी एयरबेसों पर अचानक हमला कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। हाँ, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। युद्ध शुरू होने के बाद गाजी का क्या हुआ? फिर INS राजपूत की कहानी में एंट्री कैसे होती है? उसे तो पहले विक्रांत का डिकॉय मतलब बहुरूपिया बनाया गया था। हाँ, शुरुआत में जब गाजी के खतरे का अंदाजा था और विक्रांत को पोर्ट एक्सरे से सुरक्षित निकालना था, तो पुराने हो चुके विध्वंसक जहाज INS राजपूत को विक्रांत का डिकॉय बनाकर भेजा गया था। उसे आदेश था कि वो भारी रेडियो ट्रैफिक जनरेट करे ताकि गाजी उसे विक्रांत समझकर उसकी तरफ आए और असली विक्रांत सुरक्षित निकल जाए। अच्छा, ये चाल थी। हाँ, लेकिन जब मद्रास के पास पनडुब्बी के मलबे जैसी चीजें मिलने की खबर आई और वाइस एडमिरल कृष्णन को लगा कि गाजी शायद पहले ही डूब चुकी है, तो INS राजपूत को उसका डिकॉय मिशन कैंसिल करके वापस विशाखापत्तनम बेस लौटने का आदेश दिया गया। और यहीं पे कहानी में निर्णायक मोड़ आता है, जब राजपूत लौट रहा था। बिल्कुल, 3 दिसंबर की देर रात जब युद्ध छिड़ चुका था, INS राजपूत वापस विशाखापत्तनम बंदरगाह की ओर लौट रहा था। रात के करीब 11:40 पर जब वो बंदरगाह के बाहरी चैनल के पास पहुंचा, ठीक उसी इलाके के पास जहां गाजी 3 दिन से फंसी हुई थी। ओह! राजपूत के सोनार ऑपरेटरों ने पानी के नीचे आवाजों या वाइब्रेशन पकड़ने वाले सिस्टम मतलब सोनार पर कुछ हल्की अस्पष्ट सी हलचल डिटेक्ट की। ये शायद फंसी हुई गाजी के हताश क्रू द्वारा सतह पर आने की आखिरी कोशिश करने या किसी मशीनरी के चलने की आवाज थी।
युद्ध का माहौल था। दुश्मन की पनडुब्बी के हमले का खतरा सर पर था। आईएनएस राजपूत के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह, जिन्होंने पहले डिकॉय मिशन के लिए भी हामी भरी थी, उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। उन्होंने तुरंत उस संदिग्ध लोकेशन पर 2 डेप्थ चार्ज गिराने का आदेश दिया। डेप्थ चार्ज? हाँ, डेप्थ चार्ज पानी के नीचे फटने वाले शक्तिशाली बम होते हैं, पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए। और उन डेप्थ चार्जेस का क्या असर हुआ? जैसे ही डेप्थ चार्ज पानी में गिरे और अपनी तय गहराई पर फटे, राजपूत के आसपास पानी में एक बहुत जोरदार भयानक धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि विशाखापट्टनम के तट पर बसे कुछ लोगों ने भी हल्के झटके महसूस किए। बाप रे! ये संभव है कि या तो डेप्थ चार्ज के सीधे असर ने गाजी को तोड़ दिया, या फिर डेप्थ चार्ज के धमाके की शॉकवेव ने गाजी की पहले से ही क्षतिग्रस्त टॉर्पीडो ट्यूब्स में रखे टॉर्पीडोज को डेटोनेट कर दिया, जिससे पनडुब्बी के अंदर एक और विनाशकारी इंटरनल धमाका हो गया। ओह, डबल धमाका एक तरह से। हाँ, इस दोहरे धमाके के बाद सोनार पर आ रही वो अस्पष्ट हलचल पूरी तरह बंद हो गई। आईएनएस राजपूत ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को दी और बंदरगाह में चला गया। तो क्या उसी समय ये पक्का हो गया कि ये गाजी ही थी, या पुष्टि बाद में हुई? सबूत कैसे मिले? धमाके के तुरंत बाद तो नहीं, लेकिन पुष्टि अगले ही दिन हो गई। 4 दिसंबर की सुबह जब स्थानीय मछुआरे उसी इलाके में मछली पकड़ने गए तो उन्हें पानी की सतह पर तेल का रिसाव दिखा, पनडुब्बी के अंदर का कुछ मलबा दिखा, और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ फटी हुई लाइफ जैकेट्स तैरती हुई मिली। जब उन्होंने उन लाइफ जैकेट्स को करीब से देखा तो उन पर साफ साफ यूएसएस डियाब्लो लिखा हुआ था। यूएसएस डियाब्लो गाजी का पुराना नाम? बिल्कुल, ये पीएनएस गाजी का ही पुराना अमेरिकन नाम था। ये तो बहुत बड़ा सबूत था, निर्णायक सबूत। हाँ, ये निर्णायक सबूत था। इस खबर के मिलते ही भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया। आईएनएस अक्षय और एक विशेष कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम सीसीडीटी को उस लोकेशन पर भेजा गया। ट्रेंड गोताखोरों ने नीचे जाकर मलबे का मुआयना किया। उन्हें समुद्र तल पर एक पनडुब्बी का मलबा मिला जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, खासकर अगला हिस्सा। उन्होंने मलबे की तस्वीरें लीं और उनका मिलान पीएनएस गाजी के उपलब्ध ब्लूप्रिंट्स और तस्वीरों से किया। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी कि विशाखापत्तनम के बाहर समुद्र तल पर मिली पनडुब्बी पीएनएस गाजी ही है। क्या गोताखोरों को मलबे से और कुछ मिला जिससे पूरी कहानी साफ हो सके? मतलब कैसे फंसी, क्या हुआ? हाँ, गोताखोरों ने मलबे के अंदर से कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की। उन्हें गाजी के ऑपरेशनल लॉगबुक और नेविगेशनल चार्ट्स मिले, जिनसे उसकी यात्रा मद्रास से विशाखापत्तनम आने और माइंस बिछाने के इरादे की पुष्टि हुई। अच्छा। एक क्रू मेंबर की कलाई घड़ी मिली जो रात के 12:15 पर रुकी हुई थी। 12:15? हाँ, संभवतः ये अंदर हुए धमाके या सब कुछ ठप हो जाने का सटीक समय था। इसके अलावा पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर और गाजी के बीच हुए संदेशों के इनक्रिप्टेड कोड्स वाले कुछ दस्तावेज, कुछ क्रू मेंबर्स के पहचान पत्र और कई संवेदनशील कागजात भी मिले। इन सभी सबूतों को जोड़कर ही भारतीय नौसेना गाजी के आखिरी मिशन और उसके दुखद अंत की पूरी तस्वीर बना पाई। बाद में तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने संसद में भी इसकी घोषणा की थी। गाजी का इस तरह खेल से बाहर हो जाना, इसका 1971 के युद्ध के पूरे नतीजे पर क्या असर पड़ा? देखिए, पीएनएस गाजी का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद आईएनएस विक्रांत के लिए पूर्वी मोर्चे पर ऑपरेट करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। कोई डर नहीं रहा। हाँ, अब उसे किसी पनडुब्बी के हमले का डर नहीं था। इसके बाद विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में पूरी धाक जमा ली। उसने अपने लड़ाकू विमानों से चटगांव, कॉक्स बाजार, खुलना, मोंगला जैसे बंदरगाहों और पाकिस्तानी ठिकानों पर लगातार हमले किए। उसने पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री नाकाबंदी को इतना प्रभावी बना दिया कि पाकिस्तानी सेना तक बाहर से कोई मदद, कोई रसद पहुंच ही नहीं पाई। सप्लाई लाइन पूरी कट गई। बिल्कुल, उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह कट गई और पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रही पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। गाजी का ना होना और विक्रांत का खुला ऑपरेशन, ये निश्चित रूप से पूर्वी पाकिस्तान में भारत की निर्णायक जीत और बांग्लादेश के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बना। अंततः, जैसा कि सभी जानते हैं, लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को ढाका में आत्मसमर्पण करना पड़ा। हाँ, वो ऐतिहासिक तस्वीर। हाँ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। तो ये थी पीएनएस गाजी के आखिरी सफर और 1971 की उस नाटकीय और अनदेखी समुद्री लड़ाई की कहानी। जैसा कि हमारे स्रोत हमें बताते हैं, ये वाकई दिखाता है कि कैसे खुफिया जानकारी जुटाना, दुश्मन को धोखा देने की योजना बनाना, तकनीकी क्षमता और हाँ, कभी-कभी किस्मत का साथ भी सतह के नीचे लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और युद्ध के नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकता है।
बिल्कुल। ऑपरेशन एक्स के वो गुरिल्ला हमले, फिर आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बिछाया गया वो जटिल जाल, और फिर गाजी का उस जाल में फंसकर नष्ट हो जाना, ये पूरा घटनाक्रम समुद्र के नीचे लड़ी गई एक हाई स्टेक्स दिमागी और तकनीकी शतरंज की बाजी जैसा था। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े सैन्य संघर्षों में नौसेना और खुफिया एजेंसियों का योगदान अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन वो निर्णायक साबित हो सकता है। आज की ये विस्तृत चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। अंतिम विचार कि इतिहास को आकार देने में ऐसी कितनी ही अनकही, अनदेखी कहानियां समुद्र की गहराइयों में या खुफिया फाइलों में दफन होंगी। कितने युद्धों के नतीजे ऐसी ही गुप्त चालों, तकनीकी विफलताओं या साहसिक कारनामों से तय हुए होंगे, जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये घटनाएं जो सुर्खियों से दूर रहती हैं, असल में दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखती हैं।